अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शहबाज और मुल्ला मुनीर के पालतू आतंकियों की, कैसे मोदी से डर गए हैं और जैश कमांडर दहाड़ मार मार कर रो रहा है। आपको हर तस्वीर दिखाऊंगा। बताएंगे चुनावी रथ पर सवार तेजस्वी यादव किसका बीपी बढ़ा रहे हैं और तेजस्वी हमले तो नीतीश पर कर रहे हैं लेकिन टारगेट पर हैं राहुल गांधी। इसके बाद दिखाएंगे कैसे योगी आदित्यनाथ के शहर में गौ तस्करों ने खूनी खेल खेला, जिसके बाद योगी ने अपना फरमान सुना दिया है। बताएंगे सट्टेबाजी के खेल में कैसे फंस गए एक्टर से लेकर क्रिकेटर तक। बैटिंग ऐप मामले में किस किस पर ईडी ने कसा है शिकंजा, ये भी दिखाएंगे। और आखिर में दिखाएंगे देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत का रौद्र रूप, कैसे बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है। तमाम बड़ी और अहम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। दर्शकों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। क्या हुआ है पाकिस्तान में? मोदी के नाम से आतंकी कांप रहे हैं, पसीना छूट रहा है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, यह है मसूद का कमांडर और आज ये कांप रहा है। बता रहा है 7 मई को कैसे रेजा रेजा कर दिया था, इसे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सुनिए फैमिली कभी हम दिल्ली से टकराए, मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। कभी हम दिल्ली से टकराए, मौलाना मसूद अजहर की। सुना आपने? फैमिली के लोग बहने, ये बार बार कह रहा है कि इसे रेजा रेजा कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन आपको वो तस्वीर याद दिला देता हूं दर्शक, कैसे भारतीय सेना ने कार्रवाई की थी। ये देख रहे हैं आप, यही वो अड्डा था, यही वो धमाका था जब मसूद अजहर का परिवार रेजा रेजा हो गया, जैसे जैश का कमांडर कह रहा है। और इस धमाके के बाद क्या हाल हुआ था वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। बहावलपुर में धमाका हुआ और ये उसकी हालत हो गई थी। यही है वो जगह जहां पर हमारी ब्रह्मोस ने तबाही मचाई थी और ब्रह्मोस का डर अभी भी आतंकियों के जहन में है, मसूद के दिमाग में है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शक, यहां तो हमने जबरदस्त ब्रह्मोस और उसका असर देख रहे हैं आप। ब्रह्मोस से अटैक के बाद यह असर दिखा था और इन्हीं का यह आतंकी कमांडर इलियास जिक्र कर रहा है। यह मसूद का राइट हैंड है बताया गया और यह बता रहा है कि कैसे मसूद का परिवार ऑपरेशन सिंदूर में कांप गया था और आतंकियों में डर आज भी कायम है। भाईजान नूर खान में आगे गिरा है। ये जैश के कमांडर दहाड़ मार कर रो रहे हैं। मुनीर के सपोले 7 मई का मातम मना रहे हैं। 26 सिंदूर उजाड़ने वालों को आज सिर्फ मौत नजर आ रही है, क्योंकि भारत के जाबाजों ने 7 मई की रात इतना मारा कि आज भी मसूद के गुर्गे खौफ में जी रहे हैं और जो फन फैला रहे थे एक एक कर उनका विकेट गिरता जा रहा है। मोदी जो चाहे किए चला जाता रहे। मोदी अगर दोबारा से हिम्मत करेगा तो इस मर्तबा इंशाअल्लाह अज़ीज हम रुकेंगे नहीं। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी ने जो कहा था आज उसकी गवाही पूरे पाकिस्तान ने दी है। पहले आतंकी की रुदाली सुनी, अब विदेश मंत्री का कबूलनामा आ गया। अब एक सवाल है, एक ही ख्याल इन आतंकियों को खाए जा रहा है। अगर ट्रेलर इतना खतरनाक था तो फिल्म कैसी होगी, जरा सुनिए आप। मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए,
तो क्या आतंकी अड्डों पर मौत बनकर बरसी ब्रह्मोस का खौफ अब तक नहीं गया है? क्या लश्कर और जैश के आतंकियों में भगदड़ मच गई है? सवाल तो कई हैं, जवाब सिर्फ एक है, शांति की रोटी खाओ, नहीं तो भारत की गोली तैयार है। और भारत की गोली भी तैयार है और भारत की ब्रह्मोस भी तैयार है। लेकिन कैसे आतंकी जश्न मना रहे थे और उस जश्न को ऑपरेशन सिंदूर में नेस्ते नाबूद कर दिया था। आतंकियों ने ऑपरेशन सिंदूर देखा है और इसका खौफ उनमें दिखाई दे रहा है। पाक में जैश कमांडर भरे मंच से दहाड़ मारकर रो रहा है और आंसू बहाने वाला मसूद अजहर का सबसे करीबी है। यह आतंकी इलियास है जो कई आतंकी वारदात में शामिल रहा है, लेकिन 7 मई का खौफ आतंकियों को जीने नहीं दे रहा। जैश कमांडर ने भारत के खौफ को खुलेआम बयां किया, कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए दिल्ली से लड़ाई लड़ी, लेकिन 7 मई के हमले में मसूद का पूरा परिवार मारा गया और भारत के हमले से आतंकी टुकड़े टुकड़े हो गए। 7 मई को जिस तरह आतंकी अड्डों को तबाह किया गया, उस मंजर को मसूद और हाफिज के आतंकी भूल नहीं पाए। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों पर प्रहार किया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कई आतंकी थे। भारत ने पहले ही आतंकियों को मारने का दावा किया था। अब मसूद के आतंकी भी मौत के मंजर को कबूल करने लगे और कमांडर इलियास ने कहा, दिल्ली, काबुल, कंधार से लड़ाई, सब कुछ कुर्बान कर दिया हमने लड़ते लड़ते, लेकिन हमें क्या मिला? सिर्फ मौत मिली है। सुनिए जरा ये कैसे रो रहा है और कैसे भारत की सेना को याद कर रहा है। दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। सुन लिया आप कैसे ये कबूल कर रहा है, लेकिन कबूल इसने किया है और ये डर का कबूलनामा कैसा है मैं आपको बताता हूं दर्शकों। ये कहता है मसूद का परिवार टुकड़े टुकड़े हो गया और ये कबूलनामा आप समझिए, ये मुनीर की भाषा बोल रहा है। इसके बयान का सीधा मतलब है सेना ने जैश ए मोहम्मद को गहरा झटका दिया है और सेना के हमले आतंकी संगठन को कमजोर करते हैं। फिर यह कहता है कि हमने दिल्ली और कंधार से भी हम टकरा गए। इसका असर क्या है? इसका मतलब क्या है? कबूलनामा क्या है? यानी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, भारत ने सिर्फ पहलगाम का बदला लिया है। यह आगे कहता है हमने पाक सीमाओं की रक्षा की। आप सोचिए जरा, इसका बयान इस बात का सबूत है कि आईएसआई और ये शहबाज आतंकियों की मदद लेते हैं। भारत के हमले से आईएसआई और आतंकियों का गठजोड़ सामने आ गया है। 7 मई को जार जार हो गया। पाकिस्तानी आतंकियों में खौफ का माहौल है, इसकी भाषा यही बता रही है। भारत के हमले से आतंकियों को तगड़ी चोट पहुंची है। हमने काबुल से टक्कर ली। सोचिए, यानी कंधार हाईजैक के पीछे पाकिस्तान के आतंकियों सरकार का चेहरा है। सेना की तरह आतंकियों का इस्तेमाल किया गया, यह भी यह बताता है। फिर यह कहता है खुले मंच से बयान देना, जैश की भर्ती और फंडिंग पर असर पड़ने के सबूत हैं, ये अब सामने आ गए। सोचिए आप, मसूद का संगठन बिखरने की कगार पर है, इनको चंदा चाहिए और ये भारत की ताकत का प्रमाण है, क्योंकि भारत का हमला सटीक था, जोरदार था और जो सबूत मांग रहे हैं वो जान ले। पाकिस्तानी आतंकी अब टेरर साजिश से डर रहे हैं। जैश की आंतरिक कमजोरी इसके बयान से उजागर होती है। बयान से जैश के आतंकियों में डर फैलेगा और यह बयान संगठन में भी फूट का इशारा करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये डर रहे हैं, खौफ में। लेकिन एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। पाकिस्तान की आर्मी ने भावलपुर मुरीद के
कोटली हमारे 9 लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया और बहावलपुर में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के आतंकी 7 मई की उस रात का जख्म अब तक नहीं भूल पाए हैं, और अच्छा है ये कभी ना भूलें। तो दर्शकों, सबसे पहला सवाल ये कि ये तो आतंकी का कबूलनामा है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप जो मध्यस्थता की बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनकी भी पोल खोल दी है पाकिस्तान के मंत्री ने। दिखाइए जरा, ये देखिए। सबसे बड़ी बात यह कि इशाक डार खुद बता रहे हैं कि अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की, और इशाक डार ने पोल कैसे खोली है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। अमेरिकी मध्यस्थता से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहे हैं इशाक डार, लेकिन भारत साफ तौर पर इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। हमें इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बातचीत व्यापक होनी चाहिए। इसमें आतंकवाद, व्यापार, अर्थव्यवस्था, जम्मू कश्मीर सहित सभी मुद्दे शामिल होने चाहिए। संयोगवश जब 10 मई को सुबह 8:17 पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया, इशाक डार कहते हैं, तो मुझे बताया गया कि बहुत जल्द भारत पाकिस्तान की एक स्वतंत्र जगह पर बातचीत होगी। जब 25 जुलाई को वॉशिंगटन में रूबियो के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई तो मैंने पूछा कि बातचीत का क्या हुआ, तो रूबियो ने कहा कि भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। आप समझिए, बार बार अमेरिका जो दावे कर रहा है उसकी पोल इशाक डार ने खोल दी है, और यह सबसे बड़ी और अहम बात है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे पाकिस्तान एक्सपोज होता जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, आतंकी अड्डों को तबाह किया है और अब बुलडोजर से समतल किया गया है और इसको वापस बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये आतंकी क्यों नहीं मान रहे हैं, और ये आतंकी बार बार खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो इनके सपोर्ट में हैं। उनमें से एक नाम इसका है, यह शाहिद अफरीदी, और भारत के खिलाफ जहर उगलने का यह काम करता है। लेकिन आज तो इसने हद पार कर दिया। आज शाहिद अफरीदी ने दर्शकों बहुत कुछ बोला है। तो देखा आप, शाहिद अफरीदी ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल उठाए। क्यों सवाल उठाए? क्योंकि यह ऑपरेशन सिंदूर की धमक है, यह ऑपरेशन सिंदूर की दिक्कत है। लेकिन यही शाहिद अफरीदी राहुल गांधी को अच्छा नेता बता रहा है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि कैसे पहले आतंकी कबूल कर रहे हैं कि सेना का खौफ है, फिर मंत्री बता रहे हैं कि भारत का खौफ है, और अब तो ये पूर्व क्रिकेटर भी भारत का खौफ इसमें कैसा है बता रहा है। पाकिस्तान के आतंकी और नेता मोदी मोदी चिल्लाने लगे हैं, और ये पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जहर उगल रहा है। अफरीदी ने मोदी को टारगेट कर विवादित बयान दिया है दर्शकों। कहा कि भारत इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है, मोदी भारत में हिंदू मुसलमान कार्ड खेलते हैं। इस दौरान अफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ की, बताइए जरा। कहा कि राहुल गांधी पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान है। अच्छा, अफरीदी का यह बयान भारत वर्सेस पाक मैच पर था, और अफरीदी के बयान पर बीजेपी ने फौरन पलटवार किया। अमित मालवीय ने लिखा, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला राहुल की तारीफ कर रहा है। हर भारत विरोधी को राहुल में दोस्त क्यों दिखाई देता है? तो सोचिए आप, कैसे भारत के खिलाफ अफरीदी जहर उगल रहा है। सुनवाता हूं आपको। लेकिन ये जो गवर्नमेंट बार बार मैं कह रहा हूं, जो हमेशा मजहब कार्ड खेलती है, मुस्लिम हिंदू कार्ड खेलती है अपने आप को पावर में लाने के लिए, ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनके बड़े यही हैं, ठीक है ना। इनके अच्छे हैं, जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कम ऑन यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहां पे इजराइल बनने की कोशिश। दर्शकों, इनके आतंकियों को आपने सुना, नेताओं को सुना, और जो पूर्व क्रिकेटर जहर उगल रहे हैं वो सुना। लेकिन ये अब भी बाज नहीं आ रहे।
ये भारत में साजिश करना चाहते हैं और उसका सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऐसे ही घुसते हैं आतंकी और भारत की सीमा में घुसना चाहते हैं, भारत में घुसपैठ करते हैं। और खबर तो यह है दर्शकों कि ये लोग घुसपैठ कर कोई बड़ी साजिश को भी अंजाम देने का प्लान बना रहे हैं। आइए आपको बताता हूं ये कैसे घुसपैठ करने वाले। एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी खौफ में है तो दूसरी तरफ आतंकी साजिश भी रची जा रही है। इनपुट है कि भारत में 40 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में जुटे हुए और राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा जिले में यह घुसपैठ हो सकती है। सीमा पार पाक में पीओके के अंदर 7 से 8 लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं और इन्हीं लॉन्चिंग पैड के जरिए आतंकी घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए हैं। ये आतंकी लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। बर्फबारी से पहले ये आतंकी भारत में घुसपैठ भी कर सकते हैं क्योंकि बर्फबारी के बाद घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाएंगे दर्शकों और आतंकियों के मददगार घुसपैठ में इनकी मदद कर सकते हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा में सेना के जवान हैं, सुरक्षा एजेंसीज खतरे को देखते हुए अलर्ट पर है और कश्मीर में जो आतंकी स्लीपर सेल हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है दर्शकों। और 100 से ज्यादा आतंकी हमने ऑपरेशन सिंदूर में 7 मई को ही ठिकाने लगा दिए हैं, ठोक दिए हैं। लेकिन ये अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि पूरी तैयारी से भारत को कमजोर किया जाए और इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब बहुत बड़ी साजिश में लोग लग गए। तस्वीर आपको दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले ये देखिए ये क्या साजिश करेंगे। यहां पर बाढ़ आई हुई है पाकिस्तान में और ये साजिश कर रहे हैं। आप सोचिए इनके घर में खाने को रोटी नहीं है, ये हमारे ऊपर हमले की साजिश कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। आप देखिए एक बोरी राशन आया है और लेने वालों की भीड़ है 1000 लोगों की, तो सिर्फ फोटो खिंचाकर ही काम चल रहा है। देखिए जरा देख लिया दर्शकों आप। लेकिन अब मैं आपको इनका असली चेहरा भी दिखाता हूं। इनके घर में खाने को दाने नहीं है और इस्लामिक नेटो बनाने की तैयारी की जा रही है और पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया है। आप सोचिए पाकिस्तान को लग रहा है जब कहीं से मदद नहीं मिली तो यहीं से मदद मिल जाए। लेकिन ये सारे देश इकट्ठा क्यों हुए उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। उसका कारण यह है दर्शकों, कतर में इजराइल ने धमाका किया, ये देख रहे हैं आप। और नेतन्याहू ने सीधे कह दिया है कि जब तक हमास पर काबू नहीं पाएंगे, हमास को खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। और उसी के खिलाफ तमाम मुस्लिम देश इकट्ठे हो गए और उसी में ये पाकिस्तान अपना फायदा देख रहा है दर्शकों। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये मुस्लिम देश इकट्ठा क्यों हुए और पाकिस्तान भी इसमें क्यों गया। आइए जरा दिखाते हैं। कतर पर इजरायली हमले के बाद मुस्लिम देश दहशत में है। दोहा में इस्लामिक देशों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें तुर्की, पाकिस्तान ने इस्लामिक नेटो बनाने की बात कही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने सबसे पहले नेटो का आइडिया रखा। पाकिस्तान ने इस्लामिक सैन्य गठजोड़ को तुरंत समर्थन दे दिया क्योंकि उसे तो खतरा है और इस प्लान में ओआईसी के 57 मुस्लिम देश शामिल हुए हैं। दरअसल मुस्लिम देश इजरायली हमलों से डरे हुए हैं। यह नेतन्याहू मोदी के बगल में खड़े हुए हैं और इस्लामिक सेना बनाकर जवाब देना चाहते हैं इनको। भले ही टारगेट इजराइल हो लेकिन खतरा भारत के लिए भी है क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल होगा और तुर्की और पाक पहले भी भारत के खिलाफ ओआईसी में बोल चुके हैं। हालांकि पहले भी इस्लामिक देश ऐसी कोशिशें कर चुके हैं। 1955 से 1979 तक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रहा जिसमें पाकिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की जैसे देश शामिल थे दर्शकों। लेकिन ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद यह गठबंधन बिखर गया है, टूट गया है और इसे अब फिर से खड़ा करने की तैयारी तमाम इस्लामिक देश कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों इससे क्या होगा, क्या कहना एक्सपर्ट, सुनिए जरा। अगर इजराइल शांति चाहता है तो हम तैयार हैं, अगर जवाब ना है तो भी हम वास्तविकता को स्वीकार कर आगे बढ़ेंगे। तो तैयारी तो इनकी है लेकिन दुनिया भर पर इसका क्या असर पड़ेगा, सुनिए जरा।
इजराइल ने जब कतर के अंदर हमास के कमांडर को मारा तो उसके बाद से अरब कंट्रीज दोहा में इकट्ठा हो गए, ओआईसी की मीटिंग की और एक इस्लामिक नेटो बनाने का निर्णय लिया। ये नेटो उसी तरह से होगा जिस तरह से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का है, यानी कि एक देश पे हमला सब देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। लेकिन 2015 में भी इन कंट्रीज ने अफ्रीका और एशिया के एक बनाया था संगठन, 9 साल हो गए, उसका कमांडर पाकिस्तान का जनरल राहिल शरीफ था, आज तक वो कुछ नहीं कर पाए, तो ये क्या कर पाएगा। काफी देश मिलकर एक नेटो की तरह सेना बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें खास तौर से इजिप्ट, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये कई देश इसमें शामिल हैं और भी देश मिलने की बातचीत हो रही है। क्या ये इतना आसान है? अगर नेटो की तरह से सेना बनानी तो उससे जॉइंट एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जॉइंट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अचानक सेनाएं मिलकर लड़ाई नहीं लड़ सकती। दूसरा, इनका क्या रहेगा, क्या वो आर्टिकल 5 की तरह करेंगे, आर्टिकल 4 की तरह करेंगे कि किसी एक देश पर हमला होता है तो सभी मुस्लिम देशों पर हमला माना जाएगा। काफ़ी सवाल हैं जो कि एक बहुत मुश्किल प्रश्न बन जाता है इनके लिए कि ये अगर अपनी इस प्रकार से एकता बना के रखें। सुना आपने, लेकिन इधर पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और उधर तैयारी तो बिहार में भी चल रही है। हालांकि बिहार में तैयारी चुनावों की है, सीएम बनने की है, लेकिन यहां पर राहुल और तेजस्वी आमने सामने कैसे आ गए हैं, दिखाता हूं मैं आपको कि तेजस्वी ने क्या किया। ये देख रहे हैं आप, अभी राहुल गांधी के साथ थे, लेकिन अब खुद यात्रा शुरू कर दिया और देखिए जरा इस यात्रा में तेजस्वी को कैसा समर्थन मिल रहा है। सभी लोगों को प्रणाम। देखा, इतने लोग हैं और तेजस्वी सबको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। तेजस्वी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी यात्रा में भी जन सैलाब आ रहा है और ये सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि राहुल के साथ यात्रा खत्म की और अब अकेले भी निकल पड़े। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने रैली तो की दर्ज और एक वीडियो जारी कर दिया है। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप, ये तेजस्वी ने, आरजेडी ने जारी किया है। लेकिन इस वीडियो में क्या है आप खुद सुनिए जरा। अरे हाल भइल सर्वे में भैया तेजस्वी थे हाई, इनका सन नहीं दोसर कोनो सीएम लायक भाई। देख के जनता के सपोर्ट विपक्ष गेल घबराई, एक बिहारी शेर तेजस्वी सबके ऊपर भारी। अरे यूथ की आशा पलट दी पासा, अब की मजा चखाई। आई 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 आरजेडी आई, आई 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 आरजेडी आई, भैया आई 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 आरजेडी। सुना आपने, इसमें तेजस्वी सीधे सीधे सीएम फेस की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन यह इशारा किसके लिए था, आइए आपको बताता हूं। क्योंकि राहुल शामिल हुए थे, प्रियंका गांधी भी शामिल हुई थी, लेकिन तेजस्वी ने बता दिया है कि वो सीएम की रेस में आ गए हैं, भले ही राहुल गांधी चुप्पी साध रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, तेजस्वी कहां पर इस रैली के जरिए साध रहे हैं वोटों को, ये आप देखिए। सबसे पहले तेजस्वी ने जहानाबाद से इस रैली की शुरुआत की, इसके आगे बढ़े और पहुंच जाएंगे नालंदा, नालंदा के बाद जाएंगे पटना, पटना में भी सेंध लगाएंगे, बेगूसराय भी जाएंगे, खगड़िया भी जाएंगे, खगड़िया होते हुए पहुंचेंगे सहरसा और सहरसा के बाद जाएंगे सुपौल और सुपौल से समस्तीपुर, समस्तीपुर से वैशाली।
तो जहानाबाद से वैशाली का ये सफर शुरू करेंगे और इस सफर में किसे चुनौती देंगे दिखाता हूं आपको। बिहार में संग्राम छिड़ा है। सोमवार को मोदी पूर्णिया में थे। पूर्णिया में लाखों का सैलाब उमड़ रहा था। मंगलवार को तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा पर निकल गए। तेजस्वी की सभा में भी जबरदस्त भीड़ दिख रही है। तो सवाल यह कि क्या एनडीए और इंडी में कांटे की टक्कर है? चुनाव नतीजों के बाद सच सामने आएगा, लेकिन एक सच जो चुनाव से पहले नजर आ रहा है वो ये कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। यात्रा से पहले तेजस्वी ने फिर से सीएम उम्मीदवारी पर दावा ठोक दिया है। हालांकि सीधे सीधे कुछ नहीं बोला, लेकिन जो बोला है उसका मतलब यही है। हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं और जनता बदलाव चाहती है। और हम और राहुल गांधी जी हों या हमारे और घटक दल हों, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। जो जनता चाहती है वो चाहते हैं। तो सवाल ये कि क्या तेजस्वी चुनाव से पहले पोस्टरिंग कर रहे हैं? क्या तेजस्वी राहुल को संदेश दे रहे हैं कि इंडी जीता तो सीएम वही बनेंगे? क्योंकि राहुल ने वोट यात्रा में तेजस्वी को शामिल किया था, लेकिन सीएम की उम्मीदवारी पर चुप्पी साध ली थी। बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। तो देखा, राहुल गांधी कह रहे हैं जुड़ के काम कर रहे हैं, लेकिन यहां तेजस्वी अधिकार यात्रा पर हैं। तेजस्वी ने जहानाबाद से इसकी शुरुआत की, मैंने आपको बताया। और जहानाबाद इंडी अलायंस का मजबूत गढ़ है, आप इसे समझिए। 2020 में जहानाबाद की सारी सीटें इंडी अलायंस ने जीती, इसलिए तेजस्वी ने जहानाबाद से अपनी यात्रा की शुरुआत की। और तेजस्वी सुपौल भी जाएंगे, जहां सारी सीटें एनडीए ने जीती है। सोचिए आप, तेजस्वी यादव 5 दिनों में 10 जिलों की 66 सीटों को कवर करने वाले हैं। ये वही इलाके हैं जहां एनडीए और इंडी में कांटे की टक्कर है। एनडीए ने 34 सीटें जबकि इंडी ने 32 सीटें यहां से जीती थी। लेकिन तेजस्वी की यात्रा केवल आरजेडी की यात्रा होगी और बिहार अधिकार यात्रा में किसी और को नहीं बुलाया, जैसे राहुल गांधी भी नहीं आएंगे। तेजस्वी ने अपनी यात्रा में राहुल गांधी को नहीं बुलाया, जिन्होंने वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी को पूरे समय अपने साथ रखा। अब इसे सीएम पद को लेकर राहुल को तेजस्वी का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि वोट यात्रा में राहुल ने सीएम उम्मीदवारी पर कुछ नहीं कहा था, चुप्पी साध ली थी, वो हमने आपको बताया है। लेकिन आप सोचिए, अगर सीएम को लेकर तेजस्वी पोस्टरिंग कर रहे हैं तो इसका असर क्या होगा, सुनिए जरा। सभी लोग तेजस्वी के नेचर को जानते हैं। डिसिप्लिन के मामले में, अनुशासन के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चाहे सत्ता मिलेगी, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, सब कोई गलती करने वाले को सजा तेजस्वी दिलाएगा। पिछले बार हो सकता है चुका दिए गए हो, और पिछले बार तो काउंटिंग ही शाम में रोक दी गई थी। जब पिछला चुनाव 20 का हम लोगों ने लड़ा था तो एज अ अलायंस लड़ा था, और हमको लगता है कि जब अलायंस लड़ते हैं तो 243 सीट पे हम लोग सब मिल के लड़ते हैं। लेकिन किसी एक अलायंस में किसी एक पार्टी पे सहार की थोप देना, ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऐसा सामूहिक ड्यूटी है और हम लोग गठबंधन धर्म को निभाने वाले लोग हैं। हमारा एक मात्र लक्ष्य है कि इस बार एनडीए को गद्दी से उतारना और अपना सरकार बनाना। तो इवन कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में अगर बात हो या विनेबिलिटी के बारे में बात हो, हर एक चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। देखा आपने दर्शकों, कैसे तेजस्वी ने मैसेज दे दिया है, लेकिन कैसे अब वो एनडीए की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। आइए जरा आपको वो भी बताता हूं। तेजस्वी ने जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत की है। जहानाबाद में 3 सीटें हैं और तीनों
इंडिया अलायंस ने जीती। जहानाबाद के बाद तेजस्वी की यात्रा पहुंचेगी नालंदा। पटना से सटा नालंदा सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है, जहां 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर एनडीए का कब्जा है। नालंदा के बाद तेजस्वी राजधानी पटना पहुंचेंगे और पटना में तेजस्वी का दबदबा है। 14 में से 9 सीटें जीती थी। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी मधेपुरा भी जाएंगे और जेडीयू नेता आनंद मोहन सिंह का वो गढ़ है मधेपुरा के बाद सहरसा और सुपौल जाएंगे तेजस्वी यादव, जहां पर पप्पू यादव का गढ़ रहा है, जिसे तेजस्वी अपनी बस से उतारते रहे हैं। आखिर में 20 सितंबर को समस्तीपुर पहुंचेंगे और 20 सितंबर को ही तेजस्वी की यात्रा वैशाली में खत्म होगी। समस्तीपुर और वैशाली चिराग पासवान के प्रभाव वाले जिले हैं, क्षेत्र हैं, और अगर वहां पर तेजस्वी जा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि उनकी कोशिश है कि वो चुनावों में अपनी पैठ को और मजबूत करें। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या उनकी यात्रा को लेकर नेता कह रहे हैं? सुनवाता हूं आपको। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। तमाम यात्राओं का विस्तारीकरण है और हर यात्रा एक संदेश लेके गई। संविधान को लेकर के हो, बिहार के हकूक को लेकर के हो, अभी हाल में वोट अधिकार यात्रा हो, और यह बिहार अधिकार यात्रा। आशय सिर्फ एक है, बिहार में बदलाव बिहार के मुद्दे पे होगा। आज किनके वोट बैंक की बात करते हैं, किनके लिए यात्रा निकाला? यात्रा तो उन्हीं लोगों के लिए ना, जो बिहार के 14 करोड़ लोग हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका वोटर लिस्ट में सब जगह सब, जो चंद घुसपैठियाँ आएगा इलेक्शन कमीशन उनको बाहर करना चाहता है, तो उस पर इनको क्यों बेचैनी थी? तेजस्वी भी जा रहे हैं तो फिर उस पर क्यों प्रश्न उठाया जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो एक प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, आरजेडी के नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तो उनको तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल है, घमासान है। यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय है, सीट बंटवारा का भी फैसला हो चुका है। तो यहाँ पर जबरदस्त हंगामा हुआ और दावे और पलटवार भी हुआ। अब आपको लेकर चलता हूं योगी के गढ़ में, गोरखपुर में, जहां पर गौ रक्षक का मर्डर कर दिया गया। आप सोचिए, और इसको लेकर योगी ने एक्शन की चेतावनी दे दी है। लेकिन पहले तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं, ये आप देखें, गौ तस्कर इसी में लेके जा रहे थे। यही है वो गाड़ी जिसको आप जलता हुआ देख रहे हैं, और इसे जला दिया गया। लोग कह रहे हैं कि ये गाड़ी बिहार नंबर की है। सुनिए जरा। बिहार का नंबर लगा लिया, अबे कहीं नंबर अबे नहीं है, तू प्लाजा कट रहा, बिहार का नंबर लगा लिया, अबे कहीं नंबर अबे नहीं है, तू प्लाजा कट रहा। आप इसके पीछे का कारण यही आप समझिए कि ये तस्कर बिहार भी जा रहे थे। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको आगे बताऊं, उससे पहले देखिए। जैसे गौ तस्करों की गाड़ी आई, हंगामा होने लगा, क्योंकि गौ तस्करों की गाड़ी ने एक छात्र को, जिसका नाम दीपक है, उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यहां पर दीपक का मर्डर हुआ है, उसके बाद देखिए बहसबाजी भी हो रही है। और ये वीडियो जो है मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये अखिलेश यादव ने शेयर किया है, वो भी इस पर हमला बोल रहे हैं। सुनवाइए जरा क्या हो रहा है वीडियो में। और दावा यह किया जा रहा है कि गुस्से में जब वहां पर पहुंचे गौ तस्कर तो उन पर पथराव हो गया। देख रहे हैं आप, ये पत्थर है, यानी गौ तस्करी वहां पर की जा रही थी। और जब उन्हें पकड़ा गया
तो माहौल को खराब करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन अगली तस्वीर आपको मैं बता रहा हूं, गौ तस्कर जब भाग रहा था तो वो भीड़ के हत्थे चढ़ गया और देखिए जरा कैसे उसकी पिटाई की गई है। लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट हुई है। रुक जा तड़पे दे उसे अभी करीब तड़पे दे भाई रुक जा भाई ना मार रुक जा भाई ना मार तड़पे दे उसे अभी करीब तड़पे दे भाई रुक जा भाई ना मार रुक जा भाई ना मार तड़पे दे उसे अभी करीब तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। उत्तर प्रदेश से गौ तस्करों को मिटाने की कसम खाने वाले योगी आदित्यनाथ के शहर में गौरक्षकों का मर्डर हुआ। तस्करों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और पीट कर छात्र को मौत के घाट उतार दिया। दुस्साहस करने वाले शायद ये भूल गए, गले में तख्ती, घर पर बुलडोजर के अलावा उनका अंजाम क्या होगा। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी होता है। क्योंकि योगी को रिपोर्ट मिल चुकी है, अपराधियों का वारंट निकल चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद फुल ऑन एक्शन में आ चुके हैं। और बात करेंगे ईडी के एक्शन की। ईडी का एक्शन सितारों पर भी हो रहा है, चाहे वो बॉलीवुड के हों या फिर क्रिकेटर्स। ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। दिखाते हैं आप, ईडी के निशाने पर है उर्वशी रौतेला। ये पूरा मामला बैटिंग ऐप, सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा हुआ है जो फोन में आती है और ये अवैध। और इसी मामले को लेकर उर्वशी रौतेला एजेंसीज के निशाने पर आ गई है। एक और बड़ा नाम है उर्वशी रौतेला के साथ, मिमी चक्रवर्ती। यही है मिमी चक्रवर्ती और ये भी अब ईडी के निशाने पर हैं। इन पर भी शिकंजा कसा जाना है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये तार कैसे जुड़ते हैं सेलिब्रिटीज से क्रिकेटर तक। आइए आपको बताता हूं। इसका एक सूत्र है दर्शक, ये है 1x बैटिंग ऐप। ये वो बैटिंग ऐप है जो बैन है। ये सट्टेबाजी की तरफ युवाओं को धकेल रही है और इसी मामले को लेकर ईडी की टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अगली तस्वीर आपको बताता हूं किस किस पर शिकंजा कसा जाना है। सोनू सूद भी ईडी के रडार पर है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह भी ईडी के रडार पर हैं और पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा भी ईडी के रडार पर हैं। लेकिन आप सोचिए, ये आखिर सट्टेबाजी ऐप कैसे क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज तक पहुंच गई है। आइए जरा आपको बताते हैं कैसे ईडी ने शिकंजा कसा है। बैटिंग ऐप मामले में ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने आज एक्टर उर्वशी रौतेला को समन किया था। खबर है कि उर्वशी रौतेला ईडी के समन पर पेश नहीं हुई है, नहीं तो पूछताछ होती। 2 बार समन के बावजूद उर्वशी ईडी के सामने पेश नहीं हुई और एक्टर उर्वशी रौतेला से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होनी है। यह मामला 1x बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है और उर्वशी उसकी एम्बेसडर है। 1x बैटिंग ऐप कंपनी ने उर्वशी रौतेला को भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। बंगाली फिल्मों की लोकप्रिय एक्टर अंकुश हाजरा भी इस कंपनी से जुड़े हैं और ईडी ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनसे घंटों पूछताछ की गई है। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा, इनको भी बुलाया गया। रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उथप्पा एशिया कप 2025 में कमेंट्री कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह भी ईडी के रडार पर है। युवराज सिंह से 23 सितंबर को पूछताछ होगी और एक्टर सोनू सूद से भी पूछताछ की जानी है। सोनू सूद को 24 सितंबर को बुलाया गया है। सबको दिल्ली के ईडी दफ्तर आने के लिए कहा गया है। लेकिन इतना ही नहीं दर्शकों, अभी और भी ऐसे नाम हैं जो इस समय ईडी के रडार पर आ गए। आइए जरा वो नाम कौन कौन से बताता हूं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह से भी पूछताछ हो चुकी है और हरभजन सिंह फिलहाल आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। सुरेश रैना पर भी सवाल उठे हैं, उनसे भी सवाल जवाब हो चुके हैं। 1x बैटिंग ऐप कंपनी ने उन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था।
पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन पर भी ईडी की नजर है और ईडी ने शिखर धवन से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं एक्टर मिमी चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई है और मिमी चक्रवर्ती फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी से सांसद हैं। मिमी चक्रवर्ती बंगाली फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं और ईडी ने मिमी चक्रवर्ती से करीब 9 घंटे पूछताछ की थी। यानी इस मामले को लेकर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। हमारी सहयोगी शिखा शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि युवराज सिंह को समन जारी किया गया है। 23 सितंबर को उनको यहां पर आना है। सोनू सूद को समन जारी किया गया है। 24 सितंबर को सोनू सूद यहां पर आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि ईडी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या इन एंडोर्समेंट डील्स के जरिए, ये जो एंडोर्समेंट डील्स की जाती हैं सेलिब्रिटीज की तरफ से, क्या इनके जरिए काले धन को वैध बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब ईडी शिकंजा कस रही है तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि कितने लोग इसमें फंस गए। आपको बताता हूं, भारत में बैटिंग ऐप कंपनी पर पाबंदी है दर्शकों, और भारत में 1x बैटिंग ऐप पर भी पाबंदी है। 1x बैटिंग ऐप एक ऑनलाइन कंपनी है जिस पर क्रिकेट मैच के लिए और अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए सट्टा लगाया जाता है। ऑनलाइन बैटिंग मतलब जुआ खिलाने वाली कंपनियों का दावा है कि उसकी वैश्विक स्तर पर पहचान है। 1x बैटिंग कंपनी की वेबसाइट और ऐप पर 70 भाषाओं में उपलब्ध है और सरकार ने पिछले महीने ऑनलाइन बैटिंग ऐप पर कानून लाकर बैन किया है। इसके लिए पार्लियामेंट में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास किया गया है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग ऐप से लोगों को जुए की लत लग रही है। गंभीर समस्या है ये। एक आंकड़े के मुताबिक 45 करोड़, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इतने ही लोग प्रभावित हैं और मिडिल क्लास को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं और इस देश की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ गया है। इसलिए इन ऐप्स को बैन किया गया है और आपको सुनवाते हैं इसको लेकर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा था, सुनिए जरा। भारत सरकार ने अपनी तरफ से कई स्टेप्स लिए हैं। साथ ही साथ ये चूंकि हमारे संविधान की व्यवस्था में राज्य सरकारों के परिधन उसमें आता है सर, जो हमारी स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 2, उसमें एंट्री 34 में बेटिंग एंड गैम्बलिंग आता है। तो राज्य सरकारों को इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाने का पावर है। कुछ राज्यों ने इसमें पहल भी की है और इसके अलावा भारत की जो नई न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 112 में भी इसमें एक्शन लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो I4C, उसके माध्यम से जहां से भी कंप्लेंट आती है उस कंप्लेंट के बेसिस पे जो IT इंटरमीडिएरी रूल है उसके हिसाब से 1410 गेमिंग साइट्स को ऑलरेडी ब्लॉक किया जा चुका है। देखा दर्शकों, आप अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मैं बादल फाड़ तबाही की, क्योंकि एक बार फिर से उत्तराखंड में आफत की बारिश हुई है और बादल फट गए। तस्वीर आपको दिखाते हैं देहरादून के शास्त्रधारा में। देखिए जरा, बादल फटने की वजह से लोग परेशान हो गए। आप पानी का बहाव देखिए और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण स्थिति वहां पर बनी हुई है। ये इतनी धारा तेज है कि लोग इसमें बह गए। तस्वीर में आपको दिखाता हूं कैसी कैसी तस्वीरें सामने आई हैं। ये देहरादून की तस्वीर आप देख रहे हैं। टोस नदी में खनन करने वाले बह गए, देख रहे हैं आप। इन्हें बचाने की कोशिश की गई लेकिन ये पानी के फ्लो के साथ ही बहते चले गए। इन्हें बचाने की कोशिश भी की गई है। आपको तस्वीर दिखाता हूं। 10 लोग इसमें सवार और कुछ लोगों को आगे जाकर बचा लिया गया। टोस नदी में जो लोग बहे थे उनको आगे जाकर बचाया गया है। 4 लोगों को बचाने में सफलता हासिल की गई है। उन्हीं की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और देखिए इन्हें कैसे बचाया गया और फिर दूसरी तरफ पहुंचाया गया है।
गले में बांध रहा था, गले में। भारत माता की जय! भारत! अरे ऐसे करोगे पीछे क्या है वो? और गले में बांध रहा था, गले में। भारत माता की जय! अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे हालात और ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि सड़कें भी पानी में बह गई हैं। और ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि इस समय उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही आई है। ये पूरी की पूरी सड़क बह गई है और यही मैं बता रहा हूं कि इस समय हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। अब आपको एक और तस्वीर में दिखाने वाला हूं। सहस्त्रधारा में जबरदस्त तबाही है। देखिए जरा, एक कार फंस गई, एक व्यक्ति उसमें कोशिश करता है निकलने की, लेकिन बहाव इतना तेज है कि वो निकलने के लिए काफी जद्दोजहद करता है और कार के पास ही कई देर तक खड़ा रहता है। देखिए जरा, ये पूरा इलाका जो है ये बह गया है। यहाँ कई होटल्स हैं, कई दुकानें हैं, लेकिन देखिए पानी सभी को अपने साथ ले गया है। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। उधर ये आप देख रहे हैं, कई नदियां उफान पर आ गई हैं और ये तमसा नदी है। भगवान शिव और मंदिर भी पूरा का पूरा जल में समा गया है। देखा दर्शकों, आप इधर उत्तराखंड में बाढ़ आई है, उधर पंजाब में भी बाढ़ की वजह से हालात ठीक नहीं है। तो आज वहां पहुंच गए राहुल गांधी, देख रहे हैं आप। लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचे तो वहां पर भी विवाद होने लगा। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे लोगों से मुलाकात के लिए, लेकिन कैसे विवाद बड़ा, सुनिए सर। सुरक्षित नहीं रख सकते। यही कह रहे हो। सर, वी आर ऑलवेज इफ यू आर स्टॉपिंग मी हियर देन व्हाई डिडंट यू यूज दैट लॉजिक देयर? तो आप दूसरों को इंडिया में आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो मुझे। सर, हां, जो इश्यूज हैं अगर हम आपके नहीं, तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। यही कह रहे हो। सर, वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट। सर, बट यू आर सेइंग दैट इज इंडिया, दैट यू कैन नॉट प्रोटेक्ट मी इन इंडिया। But that area is different, sir. So we have what it is our duty. It is not India. Sir, it is India, sir. Then how is it different? Sir, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ राहुल गांधी कई सारे बच्चों से भी मिले। दावा ये किया जा रहा है कि वो बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए, लेकिन सियासी आरोप लग रहे हैं कि वो काफी देर से पहुंचे हैं। सर, वही बचा जो था हमने कपड़ा पाया, जो हमारी गाय भैंस थी वो भी बह गई। तुम कैसे डर गए? तुम तो सबसे बहादुर हो, तुम कैसे डर गए? सर, वही बचा जो था हमने कपड़ा पाया, जो हमारी गाय भैंस थी वो भी बह गई, जो मर गई तो उसकी जान बचाई है जी, बाकी तो सब। राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, इधर ट्रैक्टर पर चढ़ गए, लेकिन इस पर भी सियासी आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सियासी माइलेज लेने के लिए पंजाब में बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी पंजाब में गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन यहां पर कैसे आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी आमने सामने आ गए। पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही को देखने के लिए राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन राहुल के इस दौरे में सियासी ड्रामा हो गया। राहुल गुरदासपुर में सीमावर्ती गांव तूर जाना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी यानी भगवंत मान की सरकार और पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अब राहुल गांधी ने पुलिस अधिकारी से तुरंत बहस शुरू कर दी।
पंजाब पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर राहुल को जाने नहीं दिया। राहुल को रोकने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने इसे आप सरकार की साजिश का नाम दे दिया है। बता दें, राहुल ने अमृतसर और गुरदासपुर जिले का दौरा किया है। राहुल ट्रैक्टर पर भी सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं। पीड़ितों को राहुल ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। राहुल से पहले पीएम मोदी पंजाब का दौरा कर चुके हैं। पीएम ने तुरंत 1600 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे और पंजाब के 23 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। पंजाब में लाखों हेक्टेयर खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई है। लेकिन अब राहुल के दौरे को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई कहां तक जाती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र हमने लिया है मानस से, जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। सत्य सृष्टि का मूल है। सत्य ही सबसे बड़ा तप है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य ही पुण्यशाली कर्म है और सबसे बड़ी सिद्धि है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल झूठ का बोलबाला है, इसलिए सत्य बोलना बहुत जरूरी है। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।